वेलकम बैक क्लास 10th। क्या कर रहे हैं हम? एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं किसके? आपके चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखते हैं। अभी फिलहाल बोर्ड में 2 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से एक तो आसान है, एक में हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या कह रहा है वो पहले वाला देख लेते हैं। उसने कहा इन द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ डायमेंशन इतना। पहले तो एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसकी फिगर उन्होंने दे रखी है, लेकिन वहाँ पर छोटी है, मैं यहाँ पे बड़ी बनाकर दिखा रहा हूँ। एक रेक्टेंगुलर लॉन है, ऐसा ही होता है रेक्टेंगुलर, ठीक है। इसकी डायमेंशंस दे रखी है 50 इंटू 40, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, तो ये 50 हो गया और ये ब्रेथ इसकी 40 मीटर हो गई, राइट। इसके सेंटर में इस रेक्टेंगुलर लॉन के सेंटर में आपको क्या बनाना है? एक कोण बनाना है, तालाब बनाना है रेक्टेंगुलर। वो भी कोण कैसा है, किस शेप में है? रेक्टेंगल शेप में है। हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड एज शोन इन द फिगर। इस तरह से एक तालाब यहाँ पे बन जाएगा सेंट्रल में, बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये सारा पानी पानी पानी, ठीक है। तो ये क्या है? पॉन्ड हो गया, राइट। नाउ सो डेट द एरिया ऑफ द ग्रास सराउंडिंग द पॉन्ड, इस पॉन्ड के चारों तरफ क्या है? ग्रास है, और इस ग्रास का जो एरिया है वो कितना आ जाता है? 1184 मीटर स्क्वायर। ये जो एरिया आ रहा है ये कितना आ रहा है? 1184 मीटर स्क्वायर आ रहा है। अब आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड। ये जो पॉन्ड बना इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। समझ लो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन इज कि एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसकी लेंथ और ब्रेथ मुझे पता है, उसके सेंटर पार्ट में मैं एक पॉन्ड बना रहा हूँ और उसकी लेंथ और ब्रेथ मुझे नहीं पता है, राइट। मुझे सिर्फ ये पता है उसके चारों तरफ ग्रास है, और ग्रास का एरिया जो आता है वो कितना आता है? 1184 मीटर स्क्वायर आता है। तो देखो लॉजिक लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जो यहाँ पर ये वाला पार्ट है, लेंथ वाला पार्ट, इसमें देखो टोटल कितना है? 50 है। कुछ इधर से कम हुआ, कुछ इधर से कम हुआ। इसको रब कर देते हैं, क्लियर हो जाए जिससे इमेज। ये थी फिगर, ये रेक्टेंगल की पूरी शेप इतनी थी, पॉन्ड की इतनी लेंथ है, इसकी लेंथ इतनी है, इसकी लेंथ इतनी है। तो यानी कि कुछ पार्ट इधर से कम हो गया, कुछ पार्ट इधर से कम हो गया। अब मान लेते हैं इधर से x पार्ट कम हुआ, कितना? x पार्ट कम हुआ, तो उधर से भी कितना पार्ट कम हुआ होगा? x भी कम हुआ होगा। मुझे कैसे पता है? क्यों? क्योंकि उसने कहा है सेंटर में बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? सेंटर में बन रहा है। तो मतलब जितना डिस्टेंस यहाँ से होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से होना चाहिए, और उतना ही डिस्टेंस यहाँ से, और उतना ही डिस्टेंस यहाँ से। तो यहाँ पे ये जो ब्रेथ इसकी 40 थी, अब कम हो गई है। पूरे रेक्टेंगुलर लॉन की ब्रेथ 40 थी, यहाँ पे मुझे किसकी चाहिए? सिर्फ पॉन्ड की चाहिए, वो कम हो गई है। तो x इधर से कम हुई है, x ही इधर से कम हुई है। सेंटर में बना रहे हैं ना उसको, बिल्कुल ठीक है। समझ आ रही है बात? तो अब यहाँ से ध्यान से देखो, लेट द विड्थ ऑफ, विड्थ क्या मान के चल रहे हैं? जहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ ग्रास है, जो विड्थ ऑफ एरिया ऑफ ग्रास है, यहाँ सारे में क्या है? ग्रास है ना, इसकी विड्थ जो ये जो है ना चौड़ाई, इसको क्या बोलते हैं? विड्थ। तो विड्थ ऑफ एरिया ऑफ ग्रास, जो हमारे पास ग्रास का एरिया है उसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो कितनी मान के चल रहे हैं? x मीटर मान के चल रहे हैं। मीटर कहाँ से आया? क्योंकि उसने सारी चीजें मीटर में दे रखी थी, इसलिए मीटर में ले लिया, राइट। मुझे कैसे पता x? मैंने कुछ भी चीज मान ली कि हाँ इतना इतना पार्ट चारों जगह से कम हुआ होगा, तभी तो सेंटर में क्या बना होगा? पॉन्ड बना होगा, ठीक है। कितना पार्ट कम हुआ है? x कम हुआ है। नाउ द लेंथ ऑफ द पॉन्ड, लेंथ ऑफ पॉन्ड कितनी हो जाती है? लेंथ ऑफ पॉन्ड पूरी कितनी थी? 50। मुझे सिर्फ इतना चाहिए, तो 50 में से ये वाला पार्ट भी हटा दो और ये वाला पार्ट भी हटा दो। तो 50 में से x इधर से हटेगा और x इधर से हटेगा, तो हटने का क्या मतलब होता है? माइनस हो रहा है।
तो इसका मतलब 50 माइनस 2x क्या आ गई, लेंथ ऑफ द पॉन्ड आ गई। ठीक है, नहीं समझ में आया दोबारा देखो, ब्रेड्थ ऑफ पॉन्ड की बात करते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। ब्रेड्थ ऑफ पॉन्ड मतलब ये वाली चौड़ाई, राइट। पूरा कितना था, 40 था। 40 में से कुछ इधर से काट दिया, कुछ इधर से काट दिया, तो मेरे पास यही बचा ना, ब्रेड्थ ऑफ पॉन्ड बचा। तो वही कर रहा हूँ, 40 में से x इधर से और x इधर से काट रहा हूँ। तो काटने का मतलब है कैंसिल कर रहा हूँ, x माइनस x माइनस का 2x हो जाएगा और ये आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब क्या करना, अब आपको कहीं ना कहीं क्या दे रखा है, एरिया। और एरिया भी किसका दे रखा है, ये वाली ग्रास का एरिया दे रखा है। इस ग्रास का एरिया कैसे निकले, इस ग्रास का एरिया कैसे निकले? अगर मैं इस पूरे का एरिया निकाल लूँ, इस पूरे का एरिया निकाल लूँ, तो ध्यान से देखना, मेरे पास ये सब कुछ आ जाएगा, ये सारा पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं एरिया ऑफ लॉन निकालूं, जो कि होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 50 और ब्रेथ कितनी है 40, ये आ जाएगा 2000 मीटर स्क्वायर। तो इस पूरे का एरिया, इसके अंदर जो भी है उस सब का एरिया कितना आया, 2000 मीटर स्क्वायर। एरिया की ऐसा यूनिट इज मीटर स्क्वायर, राइट। दूसरी चीज, अगर मैं इसमें से, इस पूरे एरिया में से ये पॉन्ड वाला एरिया माइनस कर दूँ, हटा दूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये बचेगा ना ग्रास वाला एरिया। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ? इस पूरे के पूरे एरिया में से ये पॉन्ड वाला एरिया हटा दो, तो ये शेडेड रीजन बनेगा, और ये शेडेड रीजन कौन सा है, ग्रास वाला एरिया है आपका, राइट। तो वही करने वाला हूँ। तो पहले तो एरिया ऑफ पॉन्ड निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ पॉन्ड कैसे निकलेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। पॉन्ड की लेंथ कितनी है 50 माइनस 2x, और पॉन्ड की ब्रेथ कितनी है 40 माइनस 2x, राइट। नाउ एरिया ऑफ लॉन माइनस एरिया ऑफ पॉन्ड इक्वल्स टू एरिया ऑफ द ग्रास। लॉन के एरिया में से पॉन्ड का एरिया माइनस कर दें तो एरिया ऑफ ग्रास आ जाएगा। लॉन का एरिया इज 2000, पॉन्ड का एरिया इज 50 माइनस 2x, 40 माइनस 2x इक्वल्स टू एरिया ऑफ द ग्रास कितना दे रखा है 1184। बस अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है मल्टीप्लाई करके, और फिर क्या होगा, एक इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको आपको सॉल्व करना होगा। 3 मेथड है आपके पास, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको एक सिंपल सा लॉजिक लगाना होता है कि पूरे में से जिसको भी निकालना है उसको निकाल दो, बचा हुआ पार्ट आपके पास आ जाएगा। वही मैंने किया। मेरे पास एक लॉन था, उसका पूरे का एरिया मुझे पता था कैसे निकलता है, लेंथ इनटू ब्रेथ करके, लेंथ भी पता थी, ब्रेथ भी पता थी, राइट। मुझे साथ साथ दिख रहा था कि अगर मैं लॉन में से पॉन्ड का एरिया हटा दूँ तो ग्रास का एरिया आ जाएगा। तो मुझे पॉन्ड का एरिया निकालने के लिए उसकी लेंथ भी चाहिए थी और उसकी ब्रेथ भी चाहिए थी। तो मैंने पॉन्ड का एरिया निकालने के लिए उसकी लेंथ भी निकाली और उसकी ब्रेथ भी निकाली, ठीक है। और उसके बाद पॉन्ड का एरिया क्या आ गया, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब मुझे डायरेक्ट बस वही लगाना था जो स्टार्टिंग में दिमाग में था, क्या कि एरिया ऑफ लॉन में से पॉन्ड का एरिया माइनस कर दो, वो एरिया ऑफ द ग्रास के इक्वल आ जाता है। बस इसकी हेल्प से क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन निकाल के आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, राइट। आपको पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू नेगलेक्ट करनी है, क्योंकि वो नेगेटिव आएगी और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, जो ध्यान रखनी है, उसने आपसे पूछा है लेंथ और ब्रेथ। हम क्वेश्चन ही इतना बड़ा हो जाता है करते करते कि हम जैसे ही एक्स निकल के आता है हमारे अंदर से इतनी खुशी निकलने लगती है, इतने अच्छे हार्मोन्स निकलने लगते हैं, फिर सोचते ही नहीं, बस लगता है कि आंसर आ गया। लेकिन एक्चुअली में क्या पूछा उसने, लेंथ और ब्रेथ पूछा है। तो आपको लेंथ भी कैलकुलेट करके दिखानी है और ब्रेथ भी कैलकुलेट करके दिखानी है। वो कैसे होगा, एक्स की वैल्यू पुट करके होगा, ठीक है। अगर सपोज आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे नहीं दे रखी है एक्स की वैल्यू,
मान लो 5 आ रही है, तो 50 माइनस 2 इंटू 5 करके आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। तब आपके पास लेंथ आएगी और ऐसे ही आपके पास ब्रेथ आएगी, राइट। क्लियर है ये क्वेश्चन? चलो अब अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है कुछ नहीं इसमें। एक घड़ी आपने देखी है इस तरह से, उसमें होते हैं पार्टीशंस, जो मुझे चाहिए सिर्फ उसकी बात करनी। एट t minutes past 2 PM, 2 बज के, ये 2 मिनट, वो 2 पे है, ये कौन सी R वाली सुई, ठीक है। 2 बज के कुछ मिनट्स हो चुके हैं। कितने मिनट्स हो गए हैं? t मिनट्स हो चुके हैं। मुझे नहीं पता, उसने नहीं बताया 10 मिनट हुए, 5 मिनट हुए, 6 मिनट हुए, 15 हुए, 20 हुए, 45 हुए, उसने कुछ नहीं बताया, राइट। उसने कहा t मिनट्स कितना चल चुकी है ये सुई? 2 बजने के बाद। बाद कैसे पता चला? पास्ट लिखा हुआ, पास्ट के बाद मतलब 2 PM के बाद, ठीक है। 2 PM के बाद जो मिनट हैंड वाली सुई है वो कितना चल चुकी है? t मिनट्स चल चुकी है, यानी कि 2 घंटे के बाद t मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, राइट। t मिनट्स हुए हैं, इसको R में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे आएगा R में कन्वर्ट करना? अपॉन 60। क्यों किया R में कन्वर्ट? क्योंकि 2R, R की बात हो रही है, तो ध्यान से समझना, भी आ जाएगा धीरे धीरे। द टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, जो ये मिनट हैंड है क्लॉक का, टू शो 3 PM, इसको पूरा 3 PM तक आना है, मतलब 3 PM शो करना है। तो ये R वाली सुई यहाँ पे आ जाएगी 3 पे, और ये मिनट वाली यहाँ पे आ जाएगी 12 पे, राइट। तो यहाँ पर आने के लिए कितने मिनट्स और लगेंगे? 3 मिनट्स लेस देन द t स्क्वायर अपॉन 4 मिनट्स। 3 मिनट्स लेस देन द, सॉरी 3 मिनट्स लेस देन द t स्क्वायर 4 मिनट्स। चलो इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, थोड़ा और आसान करने की कोशिश करते हैं। 2 बज रहे हैं और बजाने हैं कितने? 3, ठीक है। 2 बज के t मिनट्स हो चुके हैं, 2 बज के t मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, राइट। द टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, अब t मिनट्स हो चुके हैं, कुछ और टाइम भी तो चलना पड़ेगा, कुछ और मिनट्स भी तो चलने पड़ेंगे, तभी तो 3 बजेंगे, ठीक है। अभी 60 मिनट नहीं हुए, इसका मतलब एक्चुअली में पूरी 60 मिनट नहीं हुए, कुछ पर्टिकुलर मिनट्स में, चाहे वो 40 हो, 20 हो, मुझे नहीं पता, उसको बोलते t हो। कुछ टाइम बचा है, ठीक है ना, क्या बजने में? 3 बजने में। तो 3 के इक्वल आने में अभी भी कुछ टाइम बचा है, और वो कितना टाइम है? was found to be, शो करना है 3 PM को, was found to be 3 minutes less than the t square upon 4 minutes। मतलब t स्क्वायर अपॉन 4 मिनट्स में से 3 कम, t स्क्वायर अपॉन 4 मिनट्स में से 3 कम जो है वो बचे हुए मिनट्स हैं। और कितने मिनट्स अगर और हो गए तो पूरे कितने बच जाएंगे? 3 बच जाएंगे। दोबारा देखो मैं क्या कह रहा हूँ। एट t मिनट्स पास्ट 2 PM, ये तो समझ में आ गया होगा कि 2 बज के t मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। तो सुई अब आगे जा चुकी है। द टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टू शो 3 PM, अब उसको बजाने कितने हैं? 3 PM दिखाना है, ठीक है। तो कुछ मिनट्स अब भी उसको चलना पड़ेगा, और कितना चलना पड़ेगा? was found to be 3 minutes less than t square upon 4 minutes। जितना आपका t है, मुझे नहीं पता t की वैल्यू क्या है, तो t स्क्वायर अपॉन 4 मिनट से 3 मिनट कम, t स्क्वायर अपॉन 4 मिनट से 3 मिनट कम। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि ये आपका आवर्स में है और ये आपका मिनट्स में है, तो इसको भी आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? R में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बस ये कंडीशन बन जाएगी, इसकी हेल्प से आपको इसे सॉल्व करना है। समझ आया नहीं आया? दोबारा देख लो। एट t मिनट्स पास्ट 2 PM, 2 PM बजने के t मिनट्स बाद, राइट। तो t प्लस कर दिया,
द टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड, अब मिनट हैंड को कुछ और भी तो चलना पड़ेगा ना 3 बजाने के लिए, कितना टाइम उसको चाहिए 3 बजाने के लिए, वाज फाउंड टू बी 3 मिनट्स लेस देन द t²/4 मिनट्स, t²/4 मिनट से 3 मिनट कम चाहिए। तो देखो ये 2 पे थी, ठीक है, 2 से चलना शुरू किया, चलते चलते इसको कहाँ पे आना है, 3 पे आना है। ये कौन सी है, आर एंड है, और जो मिनट एंड है उसको कहाँ से कहाँ जाना है, उसको 12 से फिर दोबारा 12 पे आना है, तभी तो वो पूरा होगा ना 1 घंटा। समझ लो क्या कहना चाह रहा हूँ, जो मिनट एंड है ना। तो मिनट एंड वाले को ये भी चलना है और ये भी चलना है, कंफ्यूज हो रहे हो, रिपोर्ट देखो दोबारा। एट t मिनट्स पास 2 PM, 2 PM बजने के t मिनट्स पार, तो t मिनट्स हो चुके हैं ऑलरेडी, अभी भी कुछ टाइम बचा हुआ है जो उसको चलना है, तो उसको कितना चलना है, 3 मिनट्स लेस देन t²/4 मिनट्स अभी भी उसको चलने हैं। तो ये वाला टाइम भी उसमें ऐड होएगा, उसके लिए बचा हुआ टाइम, ये 2 के बाद इतना वो चल चुका है, इतना उसे और चलना है, तो इतना वो चल चुका है, ऐड हो गया, इतना और चलना है, अगर वो भी ऐड हो जाए तो कितने बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे। अब तो क्लियर हो गया होगा या नहीं। और इसमें डिवाइड बाय 60 क्यों किया है, क्योंकि इसको किस में कन्वर्ट करना है, आर में कन्वर्ट करना है, ये आर्स में है ना, तो ये भी किस में हो जाएंगे, आर्स में। समझ आ रही बात। अब क्या करना है, अब इसको सिंपल सॉल्व कर देते हैं और इसकी हेल्प से क्या बना लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, राइट। ये हो जाएगा t² - 12 240 = 3। बस अब क्या करना है, आपको इस 2 को उधर भेज दो और इधर एलसीएम लेकर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो और फिर किसके लिए सॉल्व कर लो, t के लिए सॉल्व कर लो, तो वैल्यूज आएंगी। एक में मेरे ख्याल से आंसर नेगेटिव आएगा, तो उसको क्या कर दोगे, नेगलेक्ट कर दोगे, और इस तरह से आपके पास t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 आ जाएगी। समझ आ रही है बात, ठीक है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ही है बस समझने वाली, और ऐसा नहीं है कि इस तरह का एक ही क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन आते हैं, 1-2 और डिस्कस करते हैं। चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एन ऑडिटोरियम, एक ऑडिटोरियम है बड़ा सा, सीट्स आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स, उसमें रोज लग जाती हैं, ये रो होती है आपकी, ठीक है, और ये कॉलम्स होते हैं। जैसे आप लोग बेंच में भी बैठते हो तो ये वाला आपका रो हो गया और ऐसे आपका एक कॉलम, राइट। द नंबर ऑफ रोज वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, जो नंबर ऑफ रोज हैं, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी रो, ठीक है, ऐसे जितनी भी रोज हैं, ये रो दूसरी, सॉरी ऐसे हो गया ना, रो एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, ठीक है, उसमें जितना भी एक सेट है, मतलब एक रो में जितनी सेट हैं उतनी ही टोटल नंबर ऑफ रोज है। मतलब अगर नंबर ऑफ रोज 6 हैं तो एक रो में सीट भी 6 ही हैं, ठीक है, एक रो में सीट 6 है और टोटल नंबर ऑफ रोज भी 6 है। अगर एक रो में 8 सीट हैं तो टोटल नंबर ऑफ रोज भी कितनी है, 8, ठीक है। चाहे ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो, मतलब क्या कि जितनी एक रो में सीट आ रही है उतनी ही नंबर ऑफ रोज है, राइट। तो अगर 6 रोज आ रही हैं तो एक रो में 6 ही सीट, ठीक है। अगर 8 रोज आ रही हैं तो एक रो में 8 ही सीट है। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों लगाया है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके मुझे पता चल जाएगा कि वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ कि मुझे पहले पता होना चाहिए कितनी रोज है और मुझे ये पता होना चाहिए एक रो में कितनी सीट्स हैं, राइट। तो मैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकता हूँ, टोटल निकाल सकता हूँ। उसने कहा है कि दोनों चीज़ें इक्वल हैं, तो लेट द नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू x। अगर नंबर ऑफ रोज x है, ठीक है, कितनी रोज लगे हुए हैं, 1 2 3 4, मुझे नहीं पता, x लगी हुई है, राइट। और जो नंबर ऑफ रोज है वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। तो जो नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो आएंगी, मतलब एक रो में कितनी सीट आएंगी, वो भी कितनी आ जाएगी, x ही आ जाएगी,
जो आपने इसको x माना तो ये भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा, कि आपके पास x रोज लगी हुई है, ठीक है, और एक रो में कितनी सीट है x ही सीट। तो अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स x इंटू एक्स करके विच इज एक्स स्क्वायर, क्या बन जाएगा वो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये चीज आपको कहाँ से लिखनी है, ये चीज आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपको विद द हेल्प ऑफ योर माइंड लिखनी है, ठीक है। ये कैसा आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको इस तरह से अटेम्प्ट करने होते हैं। अब पढ़ते हैं आगे। व्हेन द नंबर ऑफ रोज वाज डबल्ड, अब न्यू रोज जो हो गई वो कह रहा है डबल कर, रो को डबल कर दो, अगर पहले x थी तो अब कितनी हो जाएगी 2x। व्हेन द नंबर ऑफ रोज वाज डबल्ड, ठीक है, द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो वाज रिड्यूस्ड बाय 10, जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, न्यू नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो वो रिड्यूस हो जाती हैं बाय 10। तो अगर पहले x थी तो अब कितनी हो जाएंगी x माइनस 10, कितनी हो गई x माइनस 10। सो द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज बाय 300। अगर आप ऐसा कर दो, क्या कर दो कि रोज को डबल कर दो और हर एक रो में से 10 सीट कम कर दो, तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो बढ़ जाती हैं, 300 हो जाती हैं। तो पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं टोटल न्यू नंबर ऑफ सीट्स कैसे निकलेगा, रोज की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो कर देंगे, ये हो जाएगा। ऐसे ही गाना था पहले भी, टोटल कैसे रो कितनी है और हर एक रो में बच्चा कितना है और सीट कितनी है उससे मल्टीप्लाई कर दी थी, तो यहाँ पे आ तो यहाँ पे भी वही कर रहा हूँ कि रोज कितनी है 2x और हर एक रो में सीट कितनी है x माइनस 10, तो इनकी मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स आ जाएगा। अब उसने कहा है कि जो ये आपका न्यू वाला केस है, सेकंड केस जो आपका है, इसमें आपकी जो रो जो सीट्स हैं वो 300 बढ़ जाती हैं, 300 बढ़ जाती हैं, यानी कि पिछले वाले के मुकाबले इसमें 300 सीट्स ज़्यादा हैं। तो ये और पिछले वाला इक्वल होगा, लेकिन कब, जब पिछले वाले में 300 सीट्स बढ़ा, ये ज़्यादा है ना, इससे कितना ज़्यादा है 300 ज़्यादा है, ठीक है। इसको ऐसे समझ लो चाहे कि ये इस वाले से ज़्यादा है, यानी कि इसमें और इसमें अंतर है, अंतर मतलब डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है 300 सीट्स का डिफरेंस है, समझ आ गई बात। अब क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करना होगा, फाइनल आंसर निकालना होगा। दो आंसर हैं इसमें, दो चीज़ें पूछी है, नंबर ऑफ रोज यानी कि x पूछा है और नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम आफ्टर रीअरेंजमेंट, आफ्टर रीअरेंजमेंट पूछा है। तो आपको अल्टीमेटली सेकंड पार्ट में ये बताना पड़ेगा कैलकुलेट करके, तो आपके पास x आ जाएगा तो आपके पास नंबर ऑफ रोज आ जाएंगी। अब सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ सीट्स आफ्टर रीअरेंजमेंट, तो वो आप इसकी हेल्प से निकालोगे। रीअरेंजमेंट वाला जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, x की वैल्यू आप पुट करोगे और कैलकुलेट करोगे, तब जाके आपके पास आंसर कितना आएगा 1200 आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है ओ गर्ल, मुझे नहीं पता इसका क्या यूज है, ठीक है। आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्वान्स, कुछ स्वान का कोई ग्रुप था, मुझे ये नहीं दिया कि उसमें कितने स्वान थे। 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर आर प्लेइंग ऑन द शोर ऑफ अ टैंक या फिर शोर ऑफ अ रिवर, कुछ भी समझ लीजिए कि एक स्वान का कोई ग्रुप है, मुझे ये नहीं पता कि कितना है नंबर, तो नंबर फाइंड आउट करना है। सो लेट नंबर ऑफ स्वान्स कितना x, अब इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर, लीटर, किलोमीटर, क्या सेकंड, आर, क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, नंबर है, नंबर की यूनिट नहीं होती, नंबर एक सिर्फ गिनती होती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है ओ गर्ल आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्वान 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, इस नंबर का स्क्वायर रूट का 7/2
2 टाइम्स, दोबारा बोलो क्या कह रहा है, 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, किसका स्क्वायर रूट, ऑफ द नंबर, कितना नंबर है, x नंबर है, आर प्लेइंग ऑन द शोर ऑफ द टैंक, वो किसी रिवर के, टैंक के, पॉन्ड के किनारे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। द टू रिमेनिंग, ये जो हैं जो खेल रहे हैं, दो ऐसे भी हैं जिन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अपना अलग खेल रहे हैं। द टू रिमेनिंग वंस आर प्लेइंग इन द वाटर, वो सीधा पानी में खेल रहे हैं, ठीक है, उन्हें बाहर से कोई मतलब नहीं है, वो कहाँ है, पानी के अंदर है। कितने हैं, 2 हैं, कितने, 2 हैं। अब मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, क्या है, इससे प्लस करके ध्यान से समझो, क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्वान के ग्रुप में से, मतलब उनका कुछ नंबर होगा ग्रुप में कि इतने स्वान है, 5 हैं, 10 हैं, 12 है, 15 है, 16 है, ठीक है। तो 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, 7/2 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर आर प्लेइंग ऑन द शोर, ये शोर की तरफ खेल रहे हैं, और जो 2 बच्चे हैं वो कहाँ खेल रहे हैं, पानी के अंदर खेल रहे हैं। तो ये शोर पे खेल रहे हैं और ये पानी के अंदर खेल रहे हैं, लेकिन खेल सारे रहे, ठीक है। तो शोर वाले पानी के अंदर वाले ये रहे, तो क्या सारे आ गए या कोई रह गया, सब आ गए, ठीक है ना। कुछ बाहर खेलते थे, कुछ पानी के अंदर खेलते थे, जो बाहर खेलते थे वो ये हैं, जो पानी के अंदर हैं वो ये हैं, तो क्या सारे आ चुके हैं। तो अगर मैं दोनों को प्लस कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्वान्स आ जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ स्वान्स हैं कितने हैं, x, क्या है, x, ठीक है। तो ये शोर वाले, ये वाटर वाले, इन दोनों को मिला दिया तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्वान्स आ जाएंगे। और बस क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7√x/2 + 2/1 एलसीएम लिया, 7√2 + 4 = 2x, 7√2 + 4 = 2x, ये 4 इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब क्या करें, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से सर 7√2 का भी स्क्वायर हो जाएगा और 2x - 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर इज 49, √2 का स्क्वायर इज 2। इसमें आइडेंटिटी रहेगी a² + b² - 2ab, 2 4, 4 16। अब ये एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी, जो x की वैल्यू होगी वही आपका नंबर ऑफ स्वान्स, राइट। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, अब तक तो आपको आ जाना चाहिए, तो कोशिश करना मेरे करने से पहले आपका हो जाना चाहिए। क्या कह रहा है वो, आर ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, दिस स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का क्वेश्चन है। हर बार ट्रेन ही दे रहे हैं, मतलब इतना सा भी चेंज नहीं करते कि बस ही दे दें, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम बार बार देख चुके हैं। ट्रेन ट्रेवल कर रहा है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर इतने किलोमीटर, वुड हैव टेकन 48 मिनट लेस टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस, वही सेम डिस्टेंस यानी कि 360 किलोमीटर को, सेम डिस्टेंस को कवर कर लेती ट्रेन 48 मिनट कम लगते, कब, जब उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती। तो फाइंड द ओरिजिनल स्पीड, तो लेट द ओरिजिनल स्पीड इक्वल्स टू x, कुछ भी चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है, बस हल्का सा एक चेंज जो हुआ है वो आपको पता चल जाएगा अभी। x किलोमीटर पर आवर, कॉपी पेन लेके बैठो, साथ साथ करते रहो और कोशिश करो कि मेरे कराने से पहले ये काम हो जाए आपका, ये क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में ओरिजिनल स्पीड को हम x मान रहे हैं, डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर है, तो टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 360/x। वहीं अगर सेकंड केस की बात करें तो स्पीड कितनी कह रहा है वो, स्पीड बढ़ाने को कह रहा है, वो कह रहा है 5 बढ़ा दो, तो अगर पहले x थी तो अब कितनी हो गई, x + 5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना चेंज किया, कुछ भी चेंज नहीं किया, 360 था 360 रहेगा। टाइम
पहले डिस्टेंस अपॉन टाइम ये लग रहा था, अब डिस्टेंस अपॉन टाइम में सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये लग रहा था, अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड में ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब टाइम कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, अब कम लगेगा क्योंकि स्पीड बढ़ चुकी है। ठीक है, तो ये टाइम ज़्यादा है, ये टाइम कम है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 48 मिनट्स का। बस यहीं पर एक थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया बड़ी मेहनत करके, क्या कि आर में ना दे के मिनट्स में दे दिया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस चेंज को दोबारा से बदल देंगे। 48 मिनट्स को आप अगर आर में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा आपके पास? ये आपका 12 से घट जाएगा 4/5 आवर्स। ऐसे करते हैं आर में कन्वर्ट 60 से डिवाइड करके। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला टाइम जो ज़्यादा है इससे ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 48 मिनट्स, यानी कि आवर्स में 4/5। बस इसको सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और इसकी हेल्प से एक्स की वैल्यू निकाल लो, कितनी आनी चाहिए? 45 किलोमीटर पर आवर आनी चाहिए। राइट, तो ये जो आज हमने क्वेश्चन किए हैं 5 के 5, इनके सोल्यूशंस निकालो और मुझे व्हाट्सएप कर दो आज। राइट, कितने बजे से पहले? 9:30 बजे से पहले। तो अभी भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो इससे अलग टाइप के आते हैं, जो डिस्क्रिमिनेंट के बेस पे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। और अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस 1 या 2 दिन और चलेंगे, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट, फिर नया चैप्टर शुरू करते हैं। तो मिलते हैं कल क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।